हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू समर सीबीएसई क्लासेस। ये क्लास 11th के लिए सेट्स पर हमारा पहला वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि सेट क्या होता है। ओके, डेफिनेशन ऑफ सेट क्या है और सेट का क्या यूजेज है। क्लियर। पहले सेट को हम समझते हैं कि सेट होता क्या है। एक्चुअल में जो सेट है वो एक नया वर्ड नहीं है। सेट इज नॉट अ न्यू वर्ड। सेट के बारे में हम पहले से ही सुनते चले आ रहे हैं। क्या तो अभी तक सेट के बारे में हमारे दिमाग में जो आइडिया है पहले से, वो कलेक्शन ऑफ सिमिलर थिंग का है। हम अमूमन लोगों के मुंह से सुनते चले आ रहे हैं, जैसे स्टील का सेट, प्लास्टिक का सेट, चूड़ी का सेट। ओके, ऐसे सब सेट्स के बारे में हम पहले से सुनते चले आ रहे हैं। और कलेक्शन ऑफ सिमिलर थिंग का मन मीन्स कि अगर स्टील का सेट है तो उसमें जितने सारे अटेंसिल्स होंगे, अगर बर्तन का सेट है तो वो सभी सारे स्टील के होंगे। अगर प्लास्टिक का सेट है तो उसमें जितने सारे अटेंसिल्स होंगे वो सब प्लास्टिक के होंगे। ओके, स्टील के सेट में प्लास्टिक का कोई चीज नहीं आ सकता और प्लास्टिक के सेट में स्टील का कोई चीज नहीं आ सकता है। क्लियर। ऐसा कंसेप्ट हमारे दिमाग में पहले से है। आई मीन कलेक्शन ऑफ सिमिलर थिंग्स, यही हम सेट को जानते थे। लेकिन मैथ में ऐसा नहीं है। मैथ में जो सेट का डेफिनेशन है वो कलेक्शन ऑफ सिमिलर थिंग नहीं है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है। आई मीन वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन होता है वही सेट होता है मैथमेटिकल वे में। आई मीन सिमिलर थिंग भी हो सकते हैं और जो नॉन सिमिलर है वो भी सेट के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। आई मीन स्टील के सेट में कोई प्लास्टिक का भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, और अब प्लास्टिक का कोई अगर सेट है तो उसमें स्टील का भी कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, मैथमेटिकल वे में देखा जाए तो। और ऐसे हम जो जानते थे सेट के बारे में वो कलेक्शन ऑफ सिमिलर थिंग जानते हैं। लेकिन मैथमेटिकली कलेक्शन ऑफ सिमिलर थिंग ही सेट नहीं होता है, बल्कि सेट जो है वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट्स को समझते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट इज आल्सो नॉट ए न्यू वर्ड। ऑब्जेक्ट के बारे में हम सुनते चले आए। ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे बुक, पेन, पेंसिल, इरेजर, चेयर, टेबल, ये सभी चीजें ऑब्जेक्ट्स होती हैं। लेकिन मैथ्स में जो सेट थियरी में जो ऑब्जेक्ट है, इन सब चीजों के अलावे हमारी जो ह्यूमन फीलिंग्स हैं वो भी हो सकती हैं, जैसे सैडनेस, हैप्पीनेस, ओके, लाफ, एंगर, क्राई। ऐसा कोई भी वर्ड जो होता है वो सेट का ऑब्जेक्ट हो सकता है। क्लियर। तो ऑब्जेक्ट मीन्स बुक, पेन, पेंसिल, इरेजर के अलावे ह्यूमन फीलिंग्स या कोई वर्ड भी हमारा सेट का ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब आते हैं वेल डिफाइंड का मतलब समझते हैं कि वेल डिफाइंड मीन्स क्या होता है। तो वेल डिफाइंड मीन्स यहाँ पे मैंने लिखा भी है, वेल डिफाइंड मीन्स इट शुड बी क्लियर whether the given objects belong to a given set or not. I mean, well defined means यह बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट उस सेट का एलिमेंट होगा या नहीं होगा। क्लियर। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए क्लास में एक क्लास के दो स्टूडेंट हैं। अगर दोनों स्टूडेंट को कहा जाए कि आप अपने क्लास में जाइए और क्लास में जाके 5 लंबे लड़कों का नाम लिख के ले आइए, तो ये जो मैं वर्क कहा हूं ये बिल्कुल कंफ्यूज्ड वर्क है, यह वेल डिफाइंड वर्क नहीं है। क्योंकि अगर वो दोनों स्टूडेंट अपने क्लास में जाएंगे तो जाते ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि पता ना किस लंबे लड़के का नाम मैं लिखूं और किसको ना लिखूं। अर्थात कौन सा लड़का जो होगा वो लंबे लड़के की सूची में आएगा। आई मीन 5 फीट वाले को लिखूं कि 5 फीट 5 इंच वाले को लिखूं या 6 फीट वाले को लिखूं। ऐसे वो जो स्टूडेंट होंगे वो कंफ्यूज होंगे। अगर वो बच्चे कुछ नाम लिख के ले आते भी हैं तो उन दोनों बच्चों के लिखे गए नामों में विभिन्नताएं पाई जा सकती। तो इस तरह के जो वर्क होते हैं वेल डिफाइंड नहीं हो सकते। वेल डिफाइंड मीन्स स्पीकर और लिसनर दोनों में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। क्लियर। अगर इसी वर्क को मैं ऐसे कहूं, एक ही क्लास के दोनों स्टूडेंट्स है कि आप अपने क्लास में जाइए और उन बच्चों का नाम लिख के ले आइए जिनकी हाइट 150 सेंटीमीटर से ऊपर। आई मीन कलेक्शन ऑफ दोज स्टूडेंट्स हैविंग हाइट मोर देन 150 सेंटीमीटर। तो ऐसा जो ऑर्डर है वो एकदम वेल डिफाइंड है। अगर दोनों स्टूडेंट अपने क्लास में जाएंगे और जितने 150 सेंटीमीटर से ज्यादा बच्चे होंगे उनका एक सूची पे नाम लिख के लेके चले आएंगे, यह बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है। और ऐसा जो कलेक्शन होगा दोनों स्टूडेंट द्वारा वो बिल्कुल सेम होगा। पहला स्टूडेंट जिन लड़कों का नाम लिखेगा दूसरा भी वही लिखेगा। भले आर्डर में आगे पीछे हो सकता है कि पहला स्टूडेंट जिस बच्चे का नाम पहले नंबर पे लिखा हो दूसरा स्टूडेंट उसको 10वें नंबर पे लिखा हो।
ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट जो होंगे वो बिल्कुल सेम ही होंगे। यह होता है हमारा वेल डिफाइंड का मतलब। क्लियर। अब सेट्स को डिनोट कैसे करते हैं? तो ऐसे सेट को जो होता है इंग्लिश के हमेशा इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर्स से डिनोट किया जाता है। आई मीन जस्ट एज कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, एक्स, वाई, जेड ऐसे ही डिनोट करते हैं। और हमेशा कर्ली ब्रेसेस के भीतर सेट्स के एलिमेंट्स को लिखा जाता है, उसको कॉमा से सेपरेट करके लिखा जाता है अगर रोस्टर फॉर्म में है तो। जैसे मैं एग्जांपल से दे रहा हूं, समझा रहा हूं। जैसे दिस इज ए इज इक्वल टू 1 2 3। यह कोई सेट है। इस सेट के 1 2 3 इस सेट के क्या एलिमेंट्स हैं। इस 1 2 3 को इस सेट के एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट और मेंबर कहा जाता है। क्लियर। तो अगर a is equal to 1 2 3 है, then 1 2 and 3 are called the objects or elements or members of a set A। I mean अगर सेट A is equal to 1 2 3 है, then 1 2 3 को हम क्या कहते हैं? इस 1 2 3 को 1 को हम ऑब्जेक्ट्स, मेंबर्स और एलिमेंट्स तीनों में से कुछ भी कर सकते हैं। ऑल आर सेम। ओके। और लिखते कैसे हैं? एंड वी राइट एज। एक सिंबल के बारे में जान लीजिए, बिलोंग्स टू। इसका यह होता है, ऐसे लिखा जाता है, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। क्लियर। अगर यही ऐसे काट दिया गया है तो इसको कहा जाता है डजन बिलोंग टू। डजन बिलोंग टू। ओके। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको पढ़ेंगे बिलोंग्स टू, और ऐसे काट दिया गया है तो इसका मतलब होता है डजन बिलोंग टू। है क्या इसका मतलब? क्या है? व्हाट डज इट मीन? तो बिलोंग्स टू का मतलब होता है संबंधित होना। पूछते हैं फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग? आई बिलोंग टू बलिया, यूपी, ऐसे सब बोला जाता है। तो बिलोंग्स टू का मतलब होता है संबंधित होना। तो हम ऐसे लिखते हैं 1 belongs to A। 1 belongs to A means 1 is related to A। ये कहिए कि A contains 1। I mean A के भीतर 1 है। उसी तरह 2 belongs to A। I mean A contains 2। 3 belongs to A। I mean A contains 3। I mean A के भीतर 3 है। क्या 4 A के भीतर है? देखिए 4 है A के भीतर। A के भीतर 4 नहीं है। क्लियर। तो हम क्या लिखेंगे? 4 doesn't belong to A। I mean A does not contain 4। A 4 को नहीं रखता है। क्या ऐसे 3 है? देखिए तो इसके भीतर 3 है, और मैंने क्या लिखा है? विद ब्रैकेट 3। तो इस सेट के भीतर विद ब्रैकेट 3 नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? डज नॉट बिलोंग टू A। अब समझ गए होंगे कि बिलोंग्स और डजन बिलोंग क्या होता है और इसका सेंस क्या है। क्लियर। मैंने यहाँ पे लिखा है, अभी बताया था कि ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वे कोई जरूरी नहीं है कि बुक, पेन, पेंसिल ही हो, क्योंकि सेट थ्योरी में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भी ह्यूमन फीलिंग्स भी हो सकते हैं। और एक चीज और मैं बताया था कि अभी तक जो सेट के बारे में हमारा आइडिया है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर थिंग, वैसा भी नहीं है। हम जो सिमिलर नहीं है वो भी सेट के भीतर लिख सकते हैं। आई मीन ये भी एग्जाम्पल सेट का हो सकता है। जैसे ए इज इक्वल टू राम, श्याम, लीफ, ग्लास। जैसे देखिए ए इज इक्वल टू, चलिए ये है, इसको मैंने बी लिख लिया क्योंकि इंग्लिश के कैपिटल लेटर कोई भी यूज किया जाता है। बी इज इक्वल टू राम श्याम। यहाँ देखिए 2 स्टूडेंट का नाम है और यहाँ पे एक लीफ है, पत्ती, यहाँ पे एक ग्लास है। तो ये दोनों सिमिलर जैसा हो भी सकता है। तो ये दोनों कहाँ सिमिलर है? क्योंकि ये लड़कों का नाम है, ये पत्ती है, ये ग्लास है। लेकिन ऐसा भी कलेक्शन जो होता है हमारा सेट हो सकता है। क्लियर। इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ह्यूमन फीलिंग्स या कोई वर्ब भी हो सकता है। आई मीन ऐसे भी लिखा जा सकता है LAUGH, लाफ, क्राई, एंगर, क्लियर, हैप्पीनेस, सैडनेस। ये सब चीजें भी कर्ली ब्रेसेस के भीतर कॉमा से सेपरेट करके अगर लिख देंगे तो वो भी हमारे सेट्स के एलिमेंट्स हो जाएंगे। क्लियर। तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने यह देखा कि सेट क्या होता है। सेट एक तरह का कलेक्शन ही होता है। सेट इज ए कलेक्शन, मैं यहाँ लिखा भी है।
कि सेट जो है वह कलेक्शन ही है। किसका कलेक्शन है? तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का। तो हम यह कह सकते हैं कि सेट इज अ कलेक्शन। एवरी सेट इज ए कलेक्शन बट एवरी कलेक्शन इज नॉट नेसेसरली ए सेट। हर एक सेट गारंटेड कलेक्शन होता है, लेकिन हर एक कलेक्शन सेट हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हर एक कलेक्शन थोड़े नहीं सेट होगा। केवल वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का ही तो कलेक्शन सेट होता है। तो हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखने जा रहे हैं जिसमें आपको सॉर्ट आउट करना है कि कौन सा कलेक्शन सेट है और कौन सा कलेक्शन सेट नहीं। ओके, देखते हैं। ओके, देखिए हम यहाँ कुछ कलेक्शंस लिखे हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कलेक्शन सेट है, क्योंकि हर एक कलेक्शन तो सेट होते नहीं है। एवरी सेट इज ए कलेक्शन बट एवरी कलेक्शन इज नॉट नेसेसरली ए सेट। यहाँ मैंने 8 टाइप के कलेक्शन है, इसमें आपको सॉर्ट आउट करना है कि कौन सा कलेक्शन सेट है। सबसे पहले लिखा हूं कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50 से कम जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनका कलेक्शन। तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा वेल डिफाइंड है, क्योंकि अगर मैं किसी क्लास में स्टूडेंट से कहूं कि 50 से लेस सभी नेचुरल नंबर अपने बुक में कॉपी में लिखी है, तो वो सभी एक ही रिजल्ट देंगे। आई मीन सब एक ही चीज लिखेंगे। अगर कोई इधर उधर लिखता है तो उसका आंसर गलत माना जाएगा। आई मीन ये जो कलेक्शन है वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसको हम सेट कहेंगे। सेकंड है द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स इन इंडियन क्रिकेट टीम। और जो अच्छे खिलाड़ियों का कलेक्शन है, गुड क्रिकेट प्लेयर्स, ये हमारा सेट में आएगा कि नहीं? तो जितने भी ये सब वर्ड हैं एडजेक्टिव वाले, गुड, बेस्ट, डेंजरस, ओके, टैलेंटेड, इंटेलिजेंट, ये सब जो होते हैं वैल्यू आई मीन अस्पष्ट होते हैं, क्लियर नहीं होते हैं और ये वेल डिफाइंड नहीं होते हैं। द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स इंडियन क्रिकेट टीम। अगर मैं किसी क्लास में बच्चों से कहूं कि 5 अच्छे खिलाड़ियों का नाम लिखिए क्रिकेट में, तो पांचों अपने हिसाब से अलग अलग टाइप के लिखेंगे और किसी का भी आंसर मैच नहीं करेगा। सबके अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि किसी को टिक के खेलने वाले प्लेयर्स अच्छे होते हैं किसी के लिए, तो किसी के लिए कम गेंद में ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी अच्छे होते हैं। तो ये सब मैन टू मैन, पर्सन टू पर्सन, इसका जवाब अलग अलग हो सकता है। इसलिए हमारा ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम इसको सेट नहीं कहेंगे। थर्ड है द कलेक्शन। यही अगर सेट बनाना होता तो कैसे क्या एडिटिंग करते? अगर इसी में एडिटिंग कर दें, क्या द कलेक्शन ऑफ दोज क्रिकेट प्लेयर्स हु स्कोर्ड मोर देन 20 सेंचुरीज इन वनडे मैचेस, तो ये हमारा सेट हो जाएगा। ऐसे खिलाड़ियों का नाम लिखिए जो वनडे में 20 सेंचुरी से ज्यादा बना लिए, तो रिकॉर्ड देख लेंगे और जितने 20 सेंचुरी से ज्यादा वाले प्लेयर्स हैं उनका नाम हम लिख लेंगे। अगर किसी दूसरे आदमी से भी यह काम दिया जाए करने के लिए, तो वह भी वही नाम लिख के ले आएगा जो पहला वाला लिख के लिया। इसमें कोई अंतर नहीं होगा, ये वेल डिफाइंड है। तो इसको हमें एडिटिंग करना होगा। सेट बनाने के लिए हम इसमें एडिटिंग कर रहे हैं कि द कलेक्शन ऑफ दोज क्रिकेट प्लेयर्स हु स्कोर्ड मोर देन 20 सेंचुरीज इन वनडे मैचेस, ये हमारा सेट हो जाएगा। थर्ड, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट इन योर क्लास। क्लास में जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड है स्टूडेंट, उनका सेट। अब देखिए जो मोस्ट टैलेंटेड लिखा हुआ है यह बिल्कुल वैसी है, अस्पष्ट, क्लियर नहीं है, क्योंकि हम बता ही नहीं पाएंगे कि कौन तेज है, कौन टैलेंटेड है, कौन नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट से मैं कहूं कि अपने क्लास में 5 टैलेंटेड बच्चों का नाम लिखिए, तो अपने को भी इंक्लूड कर लेगा, 4 अदर्स स्टूडेंट को लिख लेगा। ओके, इस तरह अगर किसी दूसरे स्टूडेंट से कहूं तो वो अपने को इंक्लूड करके 4 और लिख लेगा। और इस तरह जो जवाब होंगे, रिजल्ट्स आएंगे, वो बिल्कुल सेम नहीं आएंगे, अलग अलग हो सकते हैं। तो यह क्लियर नहीं है, इसलिए हमारा ये जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इसलिए हम इसको सेट नहीं करेंगे। अगर सेट बनाना होगा तो इसमें हम क्या एडिटिंग कर सकते हैं? इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, जैसे अगर मैं ऐसे बोल दूं द कलेक्शन ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड मोर देन 40 मार्क्स इन क्लास टेस्ट। आई मीन क्लास टेस्ट में 40 मार्क्स से ज्यादा पाने वाले जो स्टूडेंट हैं उनका कलेक्शन। अब ये सेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने बताया ही था कि वेल डिफाइंड मीन्स स्पीकर और लिसनर दोनों में किसी तरह का कोई सस्पिशन ना हो, कंफ्यूजन ना हो। अगर मैं किसी को कुछ काम कहूं करने के लिए, तो वो कंफ्यूज ना हो कि हमें करना क्या है। तो 40 से ज्यादा मार्क्स पाने वाले जितने स्टूडेंट होंगे देख लेंगे, उसका हम एक सूची बना के तैयार कर लेंगे। अगर किसी को भी यह काम दिया या सौंपा जा करने के लिए, तो वह भी वही रिजल्ट ले आएगा जो पहला वाला लाया है। थर्ड है द कलेक्शन ऑफ द लेटर्स इन वर्ड मैथमेटिक्स। ये जो मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स में जो लेटर्स आए हैं उनका कलेक्शन कीजिए। तो जाहिर सी बात है कि ये सेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें MATHE
ICS, यही सब लेटर्स आए हैं। तो एक कर्ली ब्रेसेस बना के इन्हीं लेटर्स को हम कमा से सेपरेट करके लिख देंगे, और किसी से भी यह काम कहा जाए करने के लिए तो सब एक ही रिजल्ट लेके आएंगे, इसलिए ये कलेक्शन हमारा सेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जितने डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं उनका कलेक्शन। देखिए, जो डिफिकल्ट वर्ड है बिल्कुल वैसी है, क्योंकि अब मैन टू मैन, पर्सन टू पर्सन अलग अलग हो सकता है। हो सकता है किसी को मैथ्स में सेट रिलेशन फंक्शन डिफिकल्ट लगता हो, बाकी सब चैप्टर इजी लगता हो सकता है किसी स्टूडेंट के लिए डिटर्मिनेंट्स या मैट्रिक्स जो है वो इजी लगता हो, रिलेशन फंक्शन हार्ड लगता हो। या तो मैन टू मैन, पर्सन टू पर्सन अलग अलग हो सकता है। इसलिए जो कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स है ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं, इसलिए हम इसको सेट नहीं कहेंगे। अगर इसको हमें सेट बनाना है तो क्या एडिटिंग कर सकते हैं, अपने हिसाब से कुछ एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कह दूं द कलेक्शन ऑफ चैप्टर 2, 5 एंड 9 इन मैथमेटिक्स, मैं 2, 5 और 9 का कलेक्शन, तो 2, 5, 9 का कलेक्शन ये वेल डिफाइंड हो जाएगा और ये हमारा सेट भी हो जाएगा। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर्स, जितने भी प्राइम इंटीजर्स हैं उनका कलेक्शन, आई मीन 2, 3, 5, 7, ऐसे 11, 13। तो ये जो कलेक्शन होगा हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि सभी बच्चे एक ही सब रिजल्ट लेके आएंगे, क्योंकि प्राइम इंटीजर्स जो होते हैं वही सब लिखेंगे। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, देखिए जो मोस्ट डेंजरस लिखा हुआ है ये बिल्कुल वैसी है, आई मीन क्लियर नहीं है, खतरनाक जानवर। हो सकता है मेरे लिए लायन, टाइगर, पाइथन ये सब डेंजरस एनिमल में आते हो सकता है किसी के लिए डॉग और कैट भी डेंजरस एनिमल हो, क्योंकि खतरनाक जानवर हर एक आदमी के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। किसी को शेर से डर लगता है तो किसी को कुत्ते से ही डर लगता है, किसी को शेर से डर नहीं भी लगता है। जू में रहने वाले जो वर्कर है वो शेर के साथ हमेशा रहते हैं, उनको शेर से डर नहीं लगता है, हमें तो डर लगता है। तो यह मैन टू मैन, पर्सन टू पर्सन अलग अलग हो सकता है, इसलिए यह कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल, यह कलेक्शन जो है हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इसलिए हम इसको सेट नहीं कर सकते। 8 है द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने जितने नॉवेल्स लिखे हैं उनका कलेक्शन, ये तो रिकॉर्ड है, लाइब्रेरी में देख लेंगे प्रेमचंद ने कितनी किताबें लिखी हैं, सबका एक लिस्ट बना के नाम लिख लेंगे। यह कलेक्शन किसी दूसरे भी आदमी से यह काम कहा जाए करने के लिए तो वह भी यह काम कर सकता है, वह भी वही रिजल्ट लेके आएगा जो पहला वाला व्यक्ति ले आया हो। तो यह हमारा कलेक्शन क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए हम इसको सेट कहेंगे। अगर इसी में अगर हमें सेट नहीं बनाना होगा तो क्या हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, अ कलेक्शन ऑफ गुड नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, मतलब मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए अच्छी नॉवेल्स जो है उनका कलेक्शन। अगर ऐसे लिखा हो, यहाँ पे लिखा तो नहीं है, अगर लिखा हो तो वह कलेक्शन सेट में नहीं आएगा, क्योंकि गुड नॉवेल्स जो है कोई भी राइटर अपने हिसाब से तो सब वो अच्छा ही लिखता है, उसकी तो सभी किताबें अच्छी होती है उसके लिए। अब वो तो रीडर पे डिपेंड करता है कि कौन सी बुक अच्छी है, कौन सी बुक अच्छी नहीं है। ओके, तो इस तरह के जो कलेक्शंस होंगे गुड नॉवेल का वो हमारा सेट नहीं होगा, क्योंकि अब मैन टू मैन, पर्सन टू पर्सन अलग अलग होगा। हो सकता है किसी व्यक्ति को गोदान कर्म भूमि अच्छी लगती हो, किसी व्यक्ति को कोई और अच्छी लगती हो, लेकिन राइटर के लिए तो सभी किताबें ही अच्छी हैं। तो अगर हम यहाँ पर गुड वर्ड अगर जोड़ दें, गुड नॉवेल्स रिटन बाय प्रेमचंद, तो ये जो टिक मारा हूं सही का वो गलत का लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब वो सेट नहीं रह जाएगा। लेकिन ये जो कलेक्शन है वो सेट है। क्लियर? उम्मीद करते हैं कि आप, आई होप, ये समझ चुके होंगे कि कौन सा कलेक्शन सेट होता है और किस तरह के कलेक्शन सेट नहीं होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सेट का रिप्रेजेंटेशन कितने तरीके से किया जा सकता है। क्लियर? ओके।